सामने 3 चॉइस रखी गई हैं। आप किसे चुनेंगे? पहला, अनलिमिटेड फूड और ड्रिंक्स की सप्लाई। दूसरा, इन्फिनिट एमओ वाली एक गोल्डन डेजर्ट ईगल। तीसरा, एक हेयर स्प्रे की कैन जो खत्म होने तक आपको बेहद गॉर्जियस बना दे। मुझे पहले से ही पता है कि ठीक 3 घंटे में फ्रोजन अपोकलिप्स दस्तक देने वाला है। इंसानों के रहने के हालात तेजी से बिगड़ने वाले हैं। ज़ॉम्बी वायरस फैलने ही वाला है। कानून और व्यवस्था धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस एपोकैलिप्स में खाने की कमी सबसे बड़ा मुद्दा होगी। मैंने बिना दोबारा सोचे ऑप्शन 1 चुन लिया। सिलेक्शन कंफर्म्ड। होस्ट को अनलिमिटेड फूड सप्लाई दी गई है। मेरे अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ गई। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे एक कोक दो, कम बर्फ के साथ। मुझे थोड़ी प्यास लगी है। पलक झपकते ही मेरे हाथ में एक एकदम ठंडी चिल्ड कोक आ गई। मैं अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। ये सच में असली है। परफेक्ट। एपोकैलिप्स आ रहा है। सर्वाइवल के नियम बदलने वाले हैं। वो जिल्लत भरे दिन अब मुझे दोबारा कभी नहीं झेलने पड़ेंगे। अब जिंदगी अलग तरह से जीने का वक्त आ गया है। आज से मैं सिर्फ बीफ खाऊंगा। सिस्टम, मुझे 10 स्क्यूज दो। मैं बीफ स्क्यूज चबा ही रहा था कि तभी मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया। मैंने अपना ग्रेड स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। मुझे कुछ चीजें साफ करनी है। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम भी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि अब हमारा लीग एक जैसा नहीं रहा। तुम महीने के सिर्फ 3,000 कमाने वाले एक मामूली वर्कर हो, जबकि मैं एक ग्रेड स्टूडेंट बनने जा रही हूँ। मेरा फ्यूचर ब्राइट है। मुझे पता है कि ये बेरहम लग रहा है और मुझे ये भी याद है कि तुमने मेरी पढ़ाई के इन सालों में मेरा साथ दिया है, लेकिन मैंने भी अपनी जवानी के कई साल इस रिश्ते को दिए हैं। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करना। ये रिश्ता यहीं खत्म होता है। मैं उन ठंडे और रूखे शब्दों को एकटक देखता रहा। मेरे सीने में एक तेज चुभन हुई, लेकिन फिर वो गायब हो गई। मैं जोर से हंसा। हाँ लोना, तुम इस बात पर बहुत पछताओगी। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। होस्ट का सर्वाइवल पक्का करने के लिए सिस्टम हर रोज आधी रात को डेली चेक इन का मौका देगा। ऑप्शंस में वेपन्स, सप्लाईज, फिजिकल एनहांसमेंट्स और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। होस्ट हर दिन एक रिवॉर्ड चुन सकता है। पहली बार मैं वाकई एपोकैलिप्स का इंतजार कर रहा हूँ। पुरानी दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन आने वाली इस दुनिया में मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। यही सोचते हुए मैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हुआ और अपने रेंटल की तरफ चल दिया। लिफ्ट का इंतजार करते वक्त नफरत से भरी एक आवाज हवा में गूंजी। हे वर्कर, पीछे हटो, तुम में से पसीने की बदबू आ रही है। मैं पीछे मुड़ा। ये सोफी थी, जो अपनी बैंक यूनिफॉर्म में थी। उसने अपनी नाक पर हाथ रखा हुआ था और मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई कचरा हूँ। सोफी मेरी पड़ोसी है। मैं 501 में रहता हूँ और वो और उसका नया पति वेड 502 में रहते हैं। उनकी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है। उस दिन मैंने सफेद वेडिंग गाउन में उसकी एक झलक देखी थी। सच कहूँ तो वो बेहद स्टनिंग थी। लुक्स और फिगर के मामले में उसे 100 में से आसानी से 90 दिए जा सकते हैं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से तो वो कहीं ज्यादा बेहतर थी, जिसने अभी मुझे डंप किया है। उसे अभी इस हाल में देखकर मेरे चेहरे पर एक गहरी और सोची समझी मुस्कान आ गई। सोफी की भौहें तन गई। उसका सब्र जवाब दे रहा था। ऐसे ही घूरते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। आज का दिन बहुत लंबा रहा है। आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वो है तुम्हारे जैसे इंसान की वजह से दम घुटना। कितनी बुरी किस्मत है। उसका पति वेड एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव है। वो दोनों खुद को समाज का एलिट समझते हैं और मेरे जैसे वर्कर को दिल से नीचा दिखाते हैं। लिफ्ट आई। मैं अंदर चला गया। सोफी ने साफ तौर पर अगली लिफ्ट का इंतजार करने का फैसला किया। दरवाजे बंद होने से ठीक पहले मैंने ठंडे लहजे में कहा, अगर भूख लगे तो याद रखना कि आज रात मुझसे आकर मिल लेना। दरवाजे बंद होते ही सोफी को एक सिहरन महसूस हुई, जिसके तुरंत बाद उसे गुस्सा आ गया। वो खुद को समझता क्या है, उसके पास खाने के लिए जाऊं? उसका दिमाग जरूर खराब हो गया है। वापस अपने कमरे में आकर मैंने वार्डरोब खंगालना शुरू किया। फ्रोजन अपोकलिप्स बस आने ही वाला है। मुझे सबसे पहले अपने डाउन जैकेट्स और मोटे कंबल बाहर निकालने होंगे। दरवाजे पर एक तेज और लगातार दस्तक हुई। बाहर से सोफी की आवाज आई। हे वर्कर, अपनी बात का मतलब समझाओ। अभी जो तुमने कहा उसका क्या मतलब था? बाहर निकलो। अंदर छुपकर खामोश मत बैठो। मुझे पता है तुम घर पे हो। हंगामा सुनकर उसके पति वेड ने दरवाजा खोला। सोफी, ये क्या हो रहा है? तुम इस वर्कर के दरवाजे पर क्यों चिल्ला रही हो? हनी, इस नीच इंसान की हिम्मत देखो, ये मुझ पर डोरे डाल रहा था। मैं चाहती हूँ कि इसे इस बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया जाए, तो ये लड़का पंगे ले रहा है। फिक्र मत करो डार्लिंग, मैं देख लूंगा कि। वीड ने अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया। उसने ऊपर देखा। मेरी ठंडी और सख्त नजरों से उसकी नजरें मिली और उसकी सारी बहादुरी वहीं ढेर हो गई। वो दिखने में थोड़ा कमजोर था, जबकि मैंने सालों तक फिजिकल लेबर किया है। मेरा शरीर पूरी तरह सॉलिड है। अगर बात हाथापाई तक आती तो नतीजा साफ था। वेड ने फौरन अपना रुख बदला और एक घबराई हुई मुस्कान दी। हाँ,
तुम वापस आ गए। काम का लंबा दिन रहा होगा, थोड़ा रेस्ट करो। सोफी चिल्लाई। तुम पीछे क्यों हट रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि उसने अभी मुझे कैसे देखा? क्या तुम वाकई इससे डर गए हो? हनी, तुम गलत समझ रही हो, मैं डर नहीं रहा। हम समाज के एलिट लोग हैं, खुश और कामयाब। उसके लेवल के लोग हमेशा हमसे जलेंगे। फॉर्चुनेट पर्सन्स रिट्रीट प्रिंसिपल को याद करो। हम वो हैं जो बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे हालात में एक कदम पीछे हटना ही बेहतर होता है। मैंने अपने पास मौजूद हर मोटा कंबल बाहर निकाल लिया। मैंने दरवाजे और खिड़कियां सील कर दी और खामोशी से एपोकैलिप्स के आने का इंतजार करने लगा। उस रात ठंडी हवा की एक लहर उस कमरे में दाखिल हुई जो कुछ देर पहले तक तप रहा था। आसमान से भारी ओले गिरने लगे, फिर बर्फ का जैसे पागलपन शुरू हो गया। वो किसी सैलाब की तरह गिरने लगी। महज 30 मिनट में टेम्परेचर 30 डिग्री से गिरकर सीधा शून्य पर आ गया और वो गिरता ही जा रहा था। उसी वक्त मेरे अंदर खुशी की एक लहर उठी। आधी रात। आज के डेली चेक इन रिवॉर्ड्स कुछ इस तरह है। पहला, स्पेशल मटेरियल से बने 10,000 थर्मल सूट्स जो -100 डिग्री सह की ताकत रखते हैं। दूसरा, एक वायरलेस बैटरी पैक जो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ कॉम्पैटिबल है। तीसरा, एक 10,000 टेराबाइट की फ्लैश ड्राइव जिसमें आपकी पसंद की हर फिल्म, शो और वीडियो है। चौथा, एक खरबूजा जो इतना मीठा है कि आपको तुरंत डायबिटीज दे दे। थोड़ा सोचने के बाद मैंने ऑप्शन 1 चुना। टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है, खुद को गर्म रखना सबसे पहली प्रायोरिटी है। लेकिन सच में क्या सिस्टम मजाक करने की कोशिश कर रहा है? लगातार 2 दिन से आखिरी ऑप्शन हमेशा एक जोक होता है। जैसे ही मेरा सिलेक्शन कंफर्म हुआ, मैंने अपना ध्यान लगाया और मेरे हाथों में एक ब्लैक थर्मल सूट आ गया। इसका फैब्रिक कुछ अलग ही था, प्योर कॉटन जैसा मुलायम और कश्मीरी वूल जैसी सिल्कनेस। मैंने इसे पहना और मेरी आंखें चमक उठी। ये सिर्फ ठंड को रोकता ही नहीं था, बल्कि खुद गर्मी पैदा कर रहा था। यहाँ तक कि मेरा चेहरा, हाथ और पैर जो ढके हुए नहीं थे, उन्हें भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। ये बिल्कुल बसंत के दिन जैसा महसूस हो रहा था। खाना और गर्मी दोनों चीजें पक्की होने के बाद मैं खिड़की के पास बैठ गया और गिरती बर्फ को, शहर को चांदी के रंग में रंगते हुए देखने लगा। अचानक नीचे से एक चीख गूंजी। मैं खिड़की की तरफ भागा और नीचे झांका तो मैं सन्न रह गया। एक जवान लड़के का चेहरा एक दरार के साथ फट गया था और उसके शरीर के हर खुले हिस्से पर वैसे ही फ्रैक्चर हो गए थे। उसके आसपास मौजूद भीड़ घबराकर इधर उधर भागने लगी। 30 सेकंड से भी कम समय में उस आदमी की आंखें पूरी तरह खुल गईं और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा, पत्थर जैसा ठंडा और मरा हुआ। और वो अकेला नहीं था। कुछ ही मिनटों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्किन पर वही दरारें फैलने लगी। पूरी कॉम्प्लेक्स में अफरा तफरी मच गई। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और पीड़ितों को गौर से देखा। उनमें से हर एक बर्फ में खेल रहा था। क्या बर्फ जहरीली हो सकती है? स्किन के कांटेक्ट में आने के 5 मिनट के भीतर दरारें आ जाती हैं और 30 सेकंड के अंदर मौत हो जाती है। सवाल यह है कि क्या ये टॉक्सिन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है? मैंने एक गहरी सांस ली। ये बहुत भयानक है। महज कुछ ही समय में नीचे 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। मैंने अपना फोन खोला। टॉक्सिक स्नो जैसे शब्द पहले से ही ट्रेंडिंग सर्च में छाए हुए थे। बिल्डिंग का ग्रुप चैट फट चुका था। क्या कोई वहां है? कोई बच्चों को बचाओ, इस दुनिया को क्या हो रहा है? ये सब बस कुछ वक्त के लिए है। मुझे पता है हमें बचा लिया जाएगा। क्या किसी के पास पानी या खाना है? मैं इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। समझदार लोगों को अंदाजा होने लगा था। ये कोई ऐसी वैसी आपदा नहीं थी जो बस आई और चली जाएगी। बर्फ को गिरते हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ था और वो पहले से ही आधा मीटर गहरी हो चुकी थी और उसके रुकने के कोई आसार नहीं थे। मैंने दरवाजे और खिड़कियां चेक की, ये पक्का किया कि बर्फ अंदर ना आए और फिर आराम से लेट गया। अगली सुबह 8 बजे मैं ठीक वक्त पर जागा। मैं खिड़की की तरफ गया और बाहर देखा तो देखता ही रह गया। कल रात वाली लाशें पूरी तरह दफन हो चुकी थी। बर्फ पहली मंजिल से ऊपर जा चुकी थी। टेम्परेचर गिरकर -30 तक पहुंच गया था। बस एक राहत की बात थी, बर्फ फिलहाल रुक गई थी। पता नहीं अगली लहर कब आएगी। मैंने घर के अंदर यूटिलिटीज चेक की। वहां कोई सरप्राइज नहीं था। पानी, बिजली और गैस सब बंद थे। सिर्फ ठंड ही अपने आप में काफी खौफनाक थी और अब वैसे पावर भी नहीं थी। इस तरह कड़ाके की ठंड में लोग सिर्फ डाउन जैकेट्स पहनकर उसे झेलने की कोशिश कर सकते हैं। और कितने लोग वाकई बच पाएंगे? आज बहुत से लोग शायद ठंड से मर जाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं अंदर हॉट पॉट खा रहा था, गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था और आराम से बिल्डिंग का ग्रुप चैट देख रहा था। तड़प भरी एक रात के बाद चैट में बहुत सी आवाजें खामोश हो गई थी। जहर का असर था या ठंड, कहना मुश्किल है। बस कुछ बिखरे हुए मदद के मैसेज बचे थे और कोई उनका जवाब नहीं दे रहा था। मैंने पूरा दिन घर के अंदर बिताया। आधी रात फिर हुई। अगले चेक इन का वक्त। आज के ऑप्शंस। पहला, इन्फिनिट एमओ वाली एक गोल्डन डेजर्ट ईगल। दूसरा, पावर लेवल में 5 की बढ़ोतरी। तीसरा, एक रिक्लाइनिंग स्लेज जो बिना किसी रुकावट के बर्फ पर फिसलती है।
चौथा, एक कार्बोनेटेड ड्रिंक जिससे आपकी डकारें कभी खत्म ना हो। चौथा ऑप्शन अब भी पूरी तरह बकवास था। मुझे वो गोल्डन डेजर्ट ईगल चाहिए थी, लेकिन मैंने ऑप्शन 2 चुना। इन ऑप्शंस को देखकर लगता है कि रिवॉर्ड्स फ्यूचर चेक इनमें दोबारा आ सकते हैं, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूँ और जब वो दोबारा आएगी तब उसे चुन लूंगा। जहां तक पावर लेवल अपग्रेड की बात है, ये सुनने में काफी साईफाई लग रहा था। जैसे ही सिलेक्शन कंफर्म हुआ, मेरे पूरे शरीर में ताकत की एक लहर दौड़ गई। मैंने डाइनिंग टेबल की सॉलिड लकड़ी पर एक मुक्का मारा। उसका कोना टुकड़ों में बिखर गया। मैं संतुष्ट था। इस अपग्रेड में सब कुछ शामिल था, स्ट्रेंथ, प्रिसिजन और कॉम्बैट के हर पहलू। और वो मुक्का मेरे हाथ में दर्द तक नहीं हुआ। 3 और दिन गुजर गए। मैं अब भी बाहर नहीं गया था। बाहर बर्फ की लहरें कभी आती तो कभी रुक जाती। बर्फ के ढेर अब लगभग मेरी खिड़की तक पहुंच रहे थे। और आखिरकार गोल्डन डेजर्ट ईगल मेरे चेक इन में दोबारा आ गई। साथ ही एक पैसिव स्किल भी मिली जिससे हर शॉट